let's start the discussion. So, in the last lecture, we have discussed is my screen visible to all? No, sir. Yeah, right now, Yeah. yes. Uh, हमने जावा पॉपुलर कैसा किस तरह से है और ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि सी और सी प्लस प्लस की जो उसके एंसेस्टर्स हैं जिनमें से प्रेरणा लेकर जावा को बनाया गया, ये हमने चर्चा की थी लास्ट सेशन में। तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हाउ जावा इम्पेक्टेड द इंटरनेट। ओके, ये मैंने आपसे कहा था, आपको याद भी होगा कि जब जावा को बनाया गया, मतलब कि जब जावा को डेवलप करने के बारे में सोचा गया, तो डेवलपर्स का जो मेन गोल था वो, मतलब कि टारगेटेड डिवाइस था, वो छोटे छोटे हैंड हेल्ड डिवाइसेस थे। उनके लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे। लेकिन बाद में जब इंटरनेट का संशोधन हो गया तो ऐसी वापस एक डिमांड मार्केट में आई थी कि भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, सिक्योर हो, ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो उसके मुताबिक, उस हेतु के लिए जावा को डेवलप किया गया। तो जावा में क्या है ऐसा कि जो इंटरनेट के लिए प्रोग्राम्स बनाने में उपयोगी होता है और उसको प्रभावित करता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जावा हैज़ profound effect on internet due to many reasons। ऐसे बहुत से कारण हैं कि जिसके लिए जावा आज इंटरनेट की लैंग्वेज, मतलब जब उसका डेवलपमेंट हुआ तो वो इंटरनेट के लिए ज़्यादा सूटेबल था। क्रिएशन ऑफ जावा सिंप्लीफाइड इंटरनेट प्रोग्रामिंग इन जनरल। उसने इंटरनेट पे प्रोग्राम, इंटरनेट के लिए प्रोग्राम बन सके, उसको बहुत ही सरल बना दिया। इट इनोवेटेड अ न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोग्राम कॉल्ड द एप्लेट। और जावा में शुरू में, जब मतलब कि शुरुआत की बात है, जब उसको मार्केट में रखा गया तो उसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म भी रखा गया था कि जो पर्टिकुलरली इंटरनेट के लिए सूटेबल था, और वो मैकेनिज़्म था वो एप्लेट। एप्लेट मतलब वो एक तरह का जावा का प्रोग्राम है। एप्लेट मतलब जावा का एक ऐसा प्रोग्राम कि जो ब्राउज़र में रन होता है। जनरली हम क्या करते हैं, हम जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि अभी यश ने मुझसे पूछा कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक की बात की उसने, तो एक्चुअली हम जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ज़्यादातर केस में क्या करते हैं, हम उसको डॉस प्रॉम्प्ट में से ही रन करते हैं। लेकिन एप्लेट एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरनेट के ज़रिए। मतलब ऐसा मान लो कि है तो एक जावा का प्रोग्राम एप्लेट, लेकिन वो किसके लिए बनाया गया है कि उसको सर्वर के ज़रिए, किसी सर्वर पे रख के, सर्वर के माध्यम से पूरी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अलग अलग पीसीज में, जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल हो। और इंटरनेट के लिए तो हम ब्राउज़र का ही यूज़ करते हैं, तो जिस ब्राउज़र के द्वारा उस प्रोग्राम को एक्सेस किया जाए, एप्लेट को, उसी ब्राउज़र में वो रन भी होगा, एप्लेट। तो एप्लेट जावा का एक ऐसा छोटा प्रोग्राम है कि जो सर्वर पे रखा जाता है, वेब सर्वर पे, और वहाँ से भेजा जाता है ब्राउज़र को। जिस ब्राउज़र से जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उस पर वो भेजा जाता है और उस ब्राउज़र में वो रन होता है। एक्चुअली और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि ब्राउज़र से क्लाइंट डायरेक्टली एप्लेट के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता। एप्लेट जो है वो जावा का ऐसा प्रोग्राम है कि जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी भी वेब पेज में एम्बेड किया गया होता है। मान लो आपका कोई HTML पेज है या किसी और टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ आपका एक वेब पेज है, तो उस वेब पेज में आप एम्बेड कर सकते हो एप्लेट को, कि जो जावा का प्रोग्राम है। तो वो वेब पेज जो है वो सर्वर पे होगा, और क्लाइंट जब उस वेब पेज का URL इनपुट करेगा या किसी लिंक पे क्लिक करेगा, तो सर्वर से जब वो वेब पेज क्लाइंट को सेंड किया जाएगा तो साथ में उसमें वो एप्लेट भी होगा, और फिर ब्राउज़र के सानिध्य में वो पेज पूरा डिस्प्ले होगा, इंटरप्रेट होगा, और वो जावा का प्रोग्राम एप्लेट भी ब्राउज़र में ही रन होगा। लेकिन इसके लिए ब्राउज़र के पास एक प्लगइन होना चाहिए जावा का, क्योंकि देखो एप्लेट है तो जावा का प्रोग्राम, तो जावा का प्रोग्राम हमेशा JVM के द्वारा ही रन होता है।
ब्राउज़र तो केवल एक इंटरप्रेटर है HTML के कोड के लिए, तो ब्राउज़र खुद उसको रन नहीं कर सकता जावा के प्रोग्राम को। तो ऐसे केसेस में कि जहाँ पे वेब पेजेस में एप्लेट है, तो ब्राउज़र उस एप्लेट को रन करने का काम, अपने पास एक प्लगइन होगा जावा का प्लगइन, उसको वो काम सौंप देगा। अगर ब्राउज़र के पास जावा का प्लगइन नहीं है तो वो एप्लेट को रन नहीं कर सकता। Java address some of the thorniest issues associated with the internet, that is portability and security. और जावा को जब डेवलप किया गया, मार्केट में रखा गया, तो उसमें इंटरनेट के प्रोग्राम्स में जो बड़ी दुविधा थी, दो बड़ी जो मुश्किलें थी, एक तो पोर्टेबल और दूसरा सिक्योरिटी, उन दोनों को अच्छी तरह से उसमें सॉल्यूशन दिया गया, अच्छी तरह से दोनों को एड्रेस भी किया गया। क्योंकि जब भी इंटरनेट के लिए प्रोग्राम्स बनाने की बात होती है, मतलब कि ऐसा प्रोग्राम की जो इंटरनेट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होगा वर्ल्ड में और अलग अलग पीसी में जाके रन होगा, तो तब ये दो ऐसी चीज़ है थॉर्नियस, मतलब कि कांटे, गले का कांटा, कि जो ज़्यादा ट्रबल करता था सभी प्रोग्रामर्स को। पोर्टेबल मतलब क्या कि भाई हर जगह पे रन हो जाए ऐसा प्रोग्राम। देखो इंटरनेट की बात कर रहे तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पीसीज हो सकते हैं मार्केट में, अलग अलग तरह के पीसी में से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, ये हम पहले से तय नहीं कर सकते कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी वो पीसी कौन सा होगा। ओके, सो देर आर वेराइटी ऑफ पीसीज अवेलेबल विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो हर जगह पे रन हो जाए मतलब पोर्टेबल होना चाहिए। और सिक्योरिटी, यस, जब भी हम किसी बाहर का डेटा अपने पीसी में कहीं बाहर से डेटा को या फाइल को लाते हैं तो हमें हमेशा रिस्क रहता है। आज भी आप जब किसी और के पीसी में से कोई फाइल अगर पेन ड्राइव में लाते हो और अपने पीसी में जब आप पेन ड्राइव को अटैच करते हो तो हमेशा आपके दिमाग में एक रिस्क रहता है कि ये फाइल में वायरस तो नहीं होगा, मेरी पेन ड्राइव में वायरस तो नहीं आ गया होगा दूसरे पीसी से, हमेशा ये डर लगा रहता है। तो यही चीज़ तब भी थी कि भाई हम क्लाइंट जो है वो किसी भी प्रोग्राम को सर्वर से डाउनलोड करता है और अपने पीसी में रन करता है, तो क्या उसमें वायरस तो नहीं होगा, क्या वो कोड ऐसा तो नहीं होगा जिस प्रोग्राम को क्लाइंट ने डाउनलोड किया है, क्लाइंट को ऐसा डर तो लगा रहेगा कि ये कोड ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेरे पीसी को नुकसान पहुंचाएगा, मतलब कि वायरस। तो ये एक दो ऐसी चीज़ थी कि जो इंटरनेट के ज़रिए जब प्रोग्राम को डाउनलोड करके रन किया जाता था, तो ये दो चीज़ें ऐसी थी कि जो तब थोड़ी मुश्किल या प्रॉब्लम्स थी। तो जावा में इन दोनों ही चीज़ को अच्छी तरह से एड्रेस किया गया, इन दोनों को सॉल्व भी किया गया। सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, तो ये जो हमने बात की शुरू में कि भाई वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करता है एप्लेट के ज़रिए। इट सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग इन ए नंबर ऑफ वेज। it provides portable and cross platform applications। पोर्टेबल जावा में ऐसा मैकेनिज्म रखा गया है कि उसके प्रोग्राम्स पोर्टेबल, मतलब वो कहीं भी रन हो, ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है JVM के अलावा, वो कहीं पे भी दुनिया के किसी भी पीसी में रन हो सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये भी एक ऐसी ही बात है क्योंकि जब सर्वर से अलग अलग पीसी में डाउनलोड हो रहा है प्रोग्राम, तो वो अलग अलग पीसी में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग आर्किटेक्चर हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म। तो सर्वर पे एक ऐसा प्रोग्राम रखा है कि जो कॉमन है और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन हो सके, ऐसी सुविधा भी जावा में रखी है, जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट सपोर्ट्स नेटवर्किंग। जावा का ये एक फ़ीचर भी है कि जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे फीचर्स में, बज़वर्ड्स में, कि जावा में इनबिल्ट सपोर्ट है नेटवर्किंग के लिए। TCP/IP प्रोटोकॉल के सपोर्ट्स, ऐसे क्लासेस जावा में बिल्ट इन आते हैं। तो जावा में हम इजीली ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो। लाइब्रेरी अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स दैट मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब देखो इंटरनेट के लिए, मतलब कि इंटरनेट से डिस्ट्रीब्यूट हो ऐसे प्रोग्राम्स तो हम जावा में बना ही सकते हैं। एडिशनली जावा में बिल्ट इन ऐसी लाइब्रेरी भी है जिसका यूज़ करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसके रिसोर्सेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी लाइब्रेरी होती है और उस लाइब्रेरी का काम क्या होता है कि डेवलपर्स को उपयोगी हो ऐसे कोड उसमें बना के रखे होते कुछ स्वरूप में। जैसे कि जावा में वो क्लासेस के स्वरूप में है, पैकेजेस के स्वरूप में है,
सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स के स्वरूप में है। प्रोग्राम्स कैन बी डिलीवर्ड ओवर इंटरनेट, प्रोग्राम इंटरनेट के ज़रिए डिलीवर हो सकता है कहीं पे भी। अब देखो हम बात करें एप्लेट की, तो मैंने आपको बताया कि एप्लेट जावा का एक प्योर जावा का प्रोग्राम है, जावा का ही प्योर कोड होता है, लेकिन वो रन कहाँ पे होता है? ब्राउज़र में जाके। अब जावा का प्रोग्राम है तो उसको JVM के अलावा कोई रन नहीं कर सकता, ये हमने बात शुरू में डिस्कस की थी। तो ब्राउज़र को भी जावा का प्रोग्राम अगर रन करना है तो उसके पास JVM किसी भी स्वरूप में चाहिए। तो आजकल वो मतलब कि तब भी प्लगइन के स्वरूप में, प्लगइन मतलब क्या हुआ कि एडिशनल सॉफ्टवेयर जैसा एक एड ऑन टूल कि जो ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता है और वहीं पे रहता है, और जब उसका काम होता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है। An applet is a small Java program which is created to be distributed over the internet. एप्लेट को बनाने का मकसद ही यही है। देखो अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जावा में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जिस पीसी में वो इंस्टॉल हुई है वहीं पे वो रन होगी, वहीं पे उसका बैकएंड भी होगा। इस तरह के एप्लीकेशन, सपोज कि आपने किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी बैंक के लिए बैंक की एप्लीकेशन, मतलब कि जो वहीं पे रन हो ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, तो उसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। तो अगर हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है जावा में तो हम एप्लेट का यूज़ नहीं करेंगे। एप्लेट का मकसद तो क्या है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरनेट के ज़रिए, जिससे वो अलग अलग पीसी में जाके रन हो, डाउनलोड हो। It can be embedded inside an HTML page and can be downloaded and run by web browser. एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो HTML के पेज में एम्बेड हो सकता है, मतलब कि वो उसमें शामिल हो सकता है और वेब ब्राउज़र के ज़रिए उसको रन किया जा सकता है। इफ़ द यूज़र क्लिक्स अ लिंक दैट कंटेन्स एन एप्लेट, अब देखो आपने कोई वेब पेज बनाया है HTML में और वो पेज क्लाइंट के सामने है, मतलब कि रन हो रहा है उसके ब्राउज़र के ज़रिए। अब उस वेब पेज में आपने कहीं पे लिंक दी है और वो लिंक ऐसी है कि जो सर्वर में पड़ी हुई एप्लेट की लिंक है, या फिर जिस पेज में एप्लेट को आपने एम्बेड किया है उस पेज की वो लिंक है, तो क्या होगा कि एप्लेट विल डाउनलोड एंड रन इन द ब्राउज़र ऑटोमेटिकली। मतलब कि जैसे ही ब्राउज़र के समक्ष ऐसी लिंक आती है जिसको क्लाइंट क्लिक करता है कि जो किसी एप्लेट से जुड़ी है, तो ब्राउज़र क्या करेगा, उस एप्लेट को डाउनलोड करेगा और फिर रन करेगा। लेकिन रन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राउज़र खुद उसको रन नहीं करेगा, ब्राउज़र के अंदर एक प्लगइन होगा जावा का, वो उसको रन करेगा। The key feature of applets is that they execute locally rather than on the server. देखो वो एप्लेट एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो है सर्वर में, लेकिन जब वो पेज क्लाइंट के सामने पहुंचा तो उस पेज के साथ एप्लेट भी क्लाइंट के पीसी में आ गई। सर्वर में है, वहाँ पे रहेगी, लेकिन उसकी एक कॉपी कहाँ पे आ गई? क्लाइंट के पीसी में, क्लाइंट के ब्राउज़र में, और फिर वहाँ पे उसके पीसी में, उसके ब्राउज़र में ही वो रन होगी। ऐसा नहीं है कि वो सर्वर पे रन होगी और उसका आउटपुट यहाँ पे भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। एप्लेट एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो सर्वर पे होता है लेकिन रन कहाँ पे होता है? ब्राउज़र में डाउनलोड होके। It is a dynamic self-executing program. Such a program is an active agent on the client's computer, yet it is delivered by the server. माना कि वो सर्वर के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन वो एक प्रकार का एक्टिव प्रोग्राम है, एक्टिव कोड है। दो तरह के कोड होते हैं जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट पे रन हो ऐसे, इंटरनेट से डाउनलोड हो ऐसे प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो दो तरह की एप्लीकेशंस होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव एप्लीकेशंस। पैसिव एप्लीकेशंस में क्या होता है कि क्लाइंट को जो बताया जाता है ब्राउज़र के ज़रिए, वो केवल उसको आउटपुट ही दिखता है, लेकिन वो सब होता कहाँ पे है? सर्वर पे होता है। जैसे कि आप अपनी ईमेल की एप्लीकेशन ओपन करो, आप ब्राउज़र में अपना जीमेल ओपन करो और इनबॉक्स अगर देखते हो तो वो इनबॉक्स पूरा आपको दिखाई देगा, लेकिन वो एक्चुअली है कहाँ पे? वो सर्वर पे रन होता है। यहाँ पे उसका आउटपुट आपको दिखाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पैसिव एप्लीकेशंस। और एक्टिव एप्लीकेशन मतलब कि आपको कोड दिया जाता है, मतलब कि सर्वर से कोड भेजा जाता है रन करने के लिए। पैसिव में कोड वहीं पे रन होता है, उसका आउटपुट भेजा जाता है।
और एक्टिव में क्या होता है, एक्चुअल जो कोड होता है वहीं भेजा जाता है सर्वर के ज़रिए और फिर वो लोकल पीसी में मतलब ब्राउज़र में रन होता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को एक्टिव प्रोग्राम्स कहते हैं। तो एप्लेट भी ऐसा ही एक एक्टिव प्रोग्राम है कि जो क्लाइंट के मशीन में, क्लाइंट के पीसी में रन होगा। करंट सिनेरियो की बात करें, देखो फ्रेंड्स, नो डाउट इम्पैक्ट ऑफ जावा ऑन इंटरनेट इज वॉज वेरी गुड एंड स्टिल इट इज़ वेरी गुड। और ये हमने बात की थी शुरू में कि भाई, शुरू की बात की आज हमने कि भाई जब जावा मार्केट में आया तो वो एक जावा फॉर इंटरनेट या फिर लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट की तरह से उसको पहचाना गया और एक्सेप्ट भी किया गया। तब उसकी जो सफलता थी इंटरनेट के लिए, वो हमने बात की, पोर्टेबल है, सिक्योर है, उसमें एप्लेट है। एप्लेट मतलब ऐसा प्रोग्राम की जो इंटरनेट के लिए ही बनाया गया है। ओके, बट आज की हम अगर बात करें तो एप्लेट का आज अस्तित्व नहीं रहा। मतलब कि आज एप्लेट डेप्रिकेटेड है, क्योंकि जावा में एप्लेट शुरू में थे, फिर सक्सेस भी हुए, फिर आगे जाके जावा में दूसरे ऐसे मैकेनिज़म्स रखे गए कि जो एप्लेट से ज़्यादा बेहतर काम करते थे। तो इस वजह से एप्लेट आज के दिन बहुत ही कम यूज़ होती है, या फिर आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि वो डेप्रिकेटेड है, मतलब आज उसका यूज़ नहीं होता। लेकिन जावा को सक्सेस बनाने के लिए, जावा फॉर इंटरनेट उसको वहाँ पे फेमस करने के लिए एप्लेट की बहुत ही अच्छी भूमिका रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम करंट सिनेरियो की बात करें, ओवर टाइम एप्लेट बिकम लेस इम्पोर्टेंट। और अगर हम बात करें JDK 9, एप्लेट्स आर बीइंग फेस्ड आउट। JDK के बहुत सारे, मतलब कि जावा के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। उसमें से अगर हम बात करें ये वर्जन नंबर 9 की, तो उसमें तो आप समझ लो कि एप्लेट को निकाल ही दिया है, with other mechanisms supplying an alternative way of delivering dynamic active programs via the web। और इसका कारण क्या है कि दूसरे अच्छे मैकेनिज़म्स जावा में रखे गए कि जो एप्लेट से ज़्यादा प्रभावशाली रहे, तो उसकी वजह से एप्लेट का बहुत कम यूज़ होता है और उसको फिर मतलब कि उसको उसमें से निकाल दिया, मतलब कि डेप्रिकेट कर दिया। देखो हमने अभी शुरू में बात की कि इंटरनेट में सक्सेस होने के लिए और भी दो चीज़ें, ये एक एप्लेट की बात की और एक पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। जो इंटरनेट के लिए जब आप सोचते हो प्रोग्राम बनाने का, तो एक आपके सामने ये एक प्रश्न रहता है हमेशा कि आपका प्रोग्राम सिक्योर भी होना चाहिए, पोर्टेबल भी होना चाहिए। तो सिक्योरिटी किस तरह से जावा में एड्रेस की गई। Whenever a program is downloaded from the internet, there is always a fear of code that will harm your computer। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी आप इंटरनेट से कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हो, मतलब कोई भी क्लाइंट जब इंटरनेट से प्रोग्राम डाउनलोड करता है तो उसके मन में हमेशा ये डाउट लगा रहता है, डर लगा रहता है कि भाई ये हमारे लोकल पीसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। सो whenever such program is built, it must be prevented from doing so। तो जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है कि जो सर्वर पे रखा है और ब्राउज़र के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए क्लाइंट के पीसी में वो डाउनलोड होकर रन होने वाला है, तो वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो क्लाइंट के पीसी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। कहने का मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि जो हार्म ना करे क्लाइंट के पीसी को। Also at the same time, such program must be able to run in a variety of different environments and under different operating systems। देखो ये प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो नुकसान ना पहुंचाए, और साथ ही ऐसा प्रोग्राम भी वो होना चाहिए कि जो अलग अलग पीसी में, मतलब पीसी में आर्किटेक्चर जो भी हो, उसमें प्लेटफॉर्म जो भी हो, वहाँ पे वो रन हो सके, ऐसा होना चाहिए। तो जावा एड्रेस्ड these problems in an effective and elegant way। जावा ने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से उत्तर दे दिया। Every time we download a program, we are taking a risk because the code we are downloading might contain a virus or other harmful code। Yeah, malicious code such as virus can cause damage because it has gained unauthorized access to the system resource। मतलब डर लगा रहता है कि प्रोग्राम है वो लोकल पीसी को नुकसान पहुंचाएगा। उसमें किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, तो मत कहने का मतलब उसमें, उस प्रोग्राम में ऐसा कोड होता है जिसको
आपके पीसी को एक्सेस करने का राइट्स मिला हुआ होता है और वो अनऑथेंटिकेटली आपके रिसोर्सिस को, आपके लोकल पीसी को, मतलब कि क्लाइंट के पीसी को, उसके रिसोर्सिस को एक्सेस करता है और उसको, मतलब उसका जो नॉर्मल वर्किंग है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। उसे हम कहते हैं वायरस। जावा ने किस तरह से इसको अंजाम दिया? इन ऑर्डर फॉर जावा टू इनेबल प्रोग्राम्स टू बी सेफली डाउनलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट्स कंप्यूटर, इट वाज नेसेसरी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लॉन्चिंग सच एन अटैक। तो अगर जावा को ये चीज़ करनी थी, मतलब कि इंटरनेट में सफलता हासिल करनी थी, तो उसको ऐसा मैकेनिज़्म रखना चाहिए और रखना पड़ेगा अपने अंदर कि अगर जावा का कोड किसी भी पीसी में रन होता है तो उस पीसी को वो कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। किस तरह से हासिल किया ये? जावा अचीव दिस प्रोटेक्शन बाय इनेबलिंग अस टू कन्फाइन एन एप्लीकेशन टू द जावा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सेसिंग अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। देखो जावा में क्या किया गया, हमें पता ही है कि जावा के प्रोग्राम को रन कौन करता है? जब हम कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और फिर इस बाइट कोड को रन करने के लिए JVM होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई जावा का प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो वो कम्प्लीटली JVM के सानिध्य में होता है। नो डाउट वो क्लाइंट के पीसी में रन हो रहा है, लेकिन टोटली इन कंट्रोल ऑफ JVM। मान लो कि एक बबल है JVM का, उसके अंदर ही वो प्रोग्राम रहता है, उसको बाहर की चीज़ें एक्सेस करने का राइट्स नहीं होता। इस JVM के बाहर की चीज़ें वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से जावा में देयर वेर वेरी लेस चांसेस कि ऐसा कोड बने, ऐसा कोड लिखा जाए कि जो जिस पीसी में रन होता है उस पीसी को कुछ नुकसान पहुंचा सके। देयर वेर वेरी लेस चांसेस। तो इस तरह से जावा में सिक्योरिटी रखी गई कि जावा का प्रोग्राम हमेशा अपने JVM में रन होता है, JVM के बबल में। उसकी बाहर की JVM के बाहर की चीज़ों को एक्सेस करने का राइट्स उसके पास नहीं होता। The ability to download an application with a high level of confidence that no harm will be done। देखो यही चीज़ उसको फेमस बनाती है कि जावा में ये सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म रखा गया। तो इससे क्या होगा, अब कोई भी क्लाइंट बेफिक्र होके एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना जावा का प्रोग्राम, हमारा जावा का प्रोग्राम डाउनलोड कर सकता है कि भाई ये जावा में बना है तो इसमें कोई ऐसा कोड नहीं होगा कि जो मेरे पीसी को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा उसको कॉन्फिडेंस होगा और यही उसकी सफलता है। उसकी सफलता के पीछे का कारण भी यही है कि क्लाइंट को हमेशा एक सेटिस्फिकेशन, एक कॉन्फिडेंस रहा कि जावा में बना हुआ प्रोग्राम है तो वही अपने पीसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसी की वजह से शुरू में उसको सक्सेस मिल गई। अब दूसरी जो चीज़ है, मैंने आपको बताया कि जो एड्रेस करनी थी, जो दो मेन चीज़ें जब इंटरनेट के लिए प्रोग्राम बनते हैं तो, और दूसरा जो मैकेनिज़्म है, दूसरा जो पहलू वो है पोर्टेबिलिटी। मतलब कहीं भी किसी भी जगह में रन हो जाए, छोटी बड़ी, मतलब छोटी मीन्स कि इतना भी छोटा नहीं, लेकिन कंप्यूटर है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए कि इसको ये चाहिए, मतलब इतनी मेमोरी तो चाहिए, वेरी 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 लेस रिक्वायरमेंट्स। तो उसकी वजह पोर्टेबल बनाना, मतलब ये उनके सामने ये सब टारगेट्स थे कि जावा को सिक्योर बनाना है, जावा को इंटरनेट के ज़रिए रन हो सके, इंटरनेट से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ऐसे प्रोग्राम्स बनने चाहिए, उसको पोर्टेबल बनाना है। ये सभी उनके सामने चुनौतियाँ थी कि जो फेस करनी थी जावा के डेवलपर्स को। When a program is developed to be downloaded from the internet and executed, there needed to be some way to enable that the program to be executed on different type of system। अब देखो, आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो, आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो कि जो सर्वर पे रहेगा और फिर अलग अलग पीसी में वो डाउनलोड होकर रन होगा, तो आपके सामने पहली ही चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका प्रोग्राम पोर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि आप सर्वर पे रख रहे हो तो सर्वर पे तो उसको रन नहीं करना है, उसको रन तो लोकल पीसी में करना है, क्लाइंट के पीसी में। तो वो तो वैरायटी वाले पीसी होने वाला है, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे पीसी, बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि
जो वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स में रन हो सके. So portability is a major aspect of the internet because there are many different types of computers on the internet and operating systems connected to it. जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं पीसी, वो सभी पीसी में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, मतलब बहुत सारी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकती है, आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है, ये सब हो सकता है. सो ऐसा तो हम नहीं सोच सकते कि भाई चलो मार्केट में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी आर्किटेक्चर है, सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए. प्रोग्राम हमारा एक ही, मतलब जो डेफिनेशन है हमारी बैंकिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल एक ही, लेकिन वो हम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बनाए. ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम प्रोग्राम फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स, बट द सेम कोड मस्ट वर्क इन ऑल कंप्यूटर्स. तो अलग अलग वर्जन, एक सेम प्रोग्राम के अलग अलग वर्जन बनाने के बजाय ऐसा होना चाहिए कि एक ही प्रोग्राम अलग अलग सभी प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सके. जावा हैव हाईली डिजाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नॉन एज यहाँ पे बाइट कोड विच कैन रन ऑन एनी मशीन दैट हैज़ JVM. तो जावा को पोर्टेबल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बाइट कोड्स एक रचना की, उन्होंने एक कोड की जिसको बाइट कोड कहा. और जब जावा का कोड मतलब कि सोर्स कोड कंपाइल होता है तो बाइट कोड्स जनरेट होते हैं और इन बाइट कोड्स को JVM के ज़रिए रन किया जाता है. तो ये बाइट कोड्स वो चीज़ है कि जिसके कारण जावा पोर्टेबल है. या तो आप ये भी कह सकते हो कि बाइट कोड ही सही खिलाड़ी है इन दोनों चीज़ के पीछे, सिक्योरिटी भी और पोर्टेबिलिटी भी. जावाज मैजिक द बाइट कोड. तो ये एक्चुअली क्या है बाइट कोड और क्या करता है वो. द मेन प्रॉब्लम विद द प्रायर लैंग्वेजेस वाज सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी. Java has solved these problems very effectively and efficiently. The key that allows Java to solve this problem is that the output of a Java program is not executable code, rather it is bytecode. तो ये उसकी सफलता के पीछे, जावा की सफलता के पीछे या तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में वो सफल रहा, उसके पीछे का कारण है बाइट कोड. मतलब कि जावा का कोड जब कंपाइल होता है तो कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होता. उसके पहले क्या था, जावा के पहले की जो लैंग्वेजेस थी उसमें ऐसा था कि जब कोड कंपाइल होता है तो मशीन कोड जनरेट होता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं. जावा में क्या है, बाइट कोड्स जनरेट होते हैं. क्या है ये बाइट कोड? इट इज़ अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द जावा रन टाइम सिस्टम दैट इज JVM, which is known as Java Virtual Machine. It is an interpreter for the byte codes. तो एक अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हुआ एक सेट है पूरा बाइट कोड कि जो JVM के ज़रिए रन होता है. JVM मतलब Java Virtual Machine. Translating a Java program into bytecodes make it much easier to run a program in a wide variety of environments. तो ये वो कारण है कि जो जावा को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फेमस बनाता है और ऐसा प्रोग्राम हमें बनाने में मदद करता है कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन हो. रीज़न इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओनली द JVM नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच प्लेटफॉर्म. और इसका कारण भी बहुत ही स्वाभाविक है कि भाई जावा का प्रोग्राम कोई भी हो, कंपाइल करने से बाइट कोड ही जनरेट होंगे और ये बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये जावा से रिलेटेड है. तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके उसको रन किया जा सकता है. वो एक ही बाइट कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सकता है, लेकिन केवल उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास JVM होना चाहिए. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM अलग अलग है. JVM का वर्जन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग है और वो मार्केट में अवेलेबल है. केवल और केवल JVM चाहिए, बाइट कोड सेम रहेंगे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. तो यही चीज़ जावा को बनाती है वोरा, मतलब कि राइट वंस रन एनीवेयर. As far as we are having a JVM for our system, we can execute a Java program compiled on any platform of the world. अगर हमारे पास हमारे PC में JVM है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो जावा का कोई भी प्रोग्राम जो
दुनिया के किसी भी जगह पे बना हुआ है उसको हम अपने पीसी में रन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बना हो, हम उसको अपने पीसी में रन कर सकते हैं। इट जस्ट नीड टू डिज़ाइन ए JVM फॉर each अवेलेबल प्लेटफॉर्म। द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइट कोड इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट ट्रूली पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स। और इसी बाइट कोड की वजह से, इसके इंटरप्रिटेशन की वजह से जावा जो है वो एक पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनती है। हाँ, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि जावा में सिक्योरिटी भी है, लेकिन ये बाइट कोड भी वो चीज़ है कि जो उसको सिक्योर बनाने में ज़्यादा सिक्योर बनाने में मदद करता है। द फैक्ट दैट ए जावा प्रोग्राम इज इंटरप्रिटेड ऑल्सो हेल्प टू मेक इट सिक्योर बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ JVM। अब JVM ही उसको रन करता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो पूरा कंट्रोल में रहता है JVM के, पूरा कोड JVM के कंट्रोल में होता है। It can prevent the program by creating side effects to the system on which it is executing। अब देखो JVM खुद ही बाइट कोड्स को रन कर रहा है, तो वो अगर बाइट कोड में ऐसा भी कुछ दिखा कि जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाए तो JVM उसको रोक देगा, वो होने नहीं देगा। कहने का मतलब JVM जिस बाइट कोड को रन कर रहा है जिस पीसी में, उस पीसी में वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। JVM also prevent the program to access the local resources of the system on which it is executing। JVM बाइट कोड को लोकल पीसी के कोई रिसोर्सेज एक्सेस नहीं करने देगा, उससे वो उसको रोकेगा। सो द सिक्योरिटी इश्यूज आर ऑल्सो सॉल्व। तो स्वाभाविक बात है कि आपको ऐसा भी लगे कि भाई चलो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जावा में एग्जीक्यूशन के वक्त इंटरप्रेटर का रोल, मतलब कि JVM जो है वो इंटरप्रेटर है बाइट कोड के लिए। तो आपने कहीं पे पढ़ा होगा, आपने लर्न भी किया होगा, सिखाया गया होगा कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर की तुलना अगर करें हम, तो इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर केवल एक ही बार ट्रांसलेट करता है। अब इंटरप्रेटर को तो क्या है कि जब जब रन करना है तब तब उसको ट्रांसलेट तो करना ही पड़ेगा। इंटरप्रेटर तो ऐसी चीज़ है कि जो एक लाइन को रीड करता है, उसको चेक करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर तो केवल एक ही बार में पूरा कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो इंटरप्रेटर आर कंपैरेटिवली स्लोअर देन कंपाइलर, लेकिन जावा के केस में वो इतना स्लो नहीं है। नो डाउट स्लो तो है ही, इंटरप्रेटर इज स्लोअर कंपेयर टू कंपाइलर, लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो सोर्स कोड का इंटरप्रेटर नहीं है, वो केवल बाइट कोड का है। हम जो इंटरप्रेटर्स की बात कर रहे थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हम तुलना कर रहे थे, वो सोर्स कोड के ट्रांसलेटर की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है जावा का, वो बाइट कोड्स को कन्वर्ट करता है। तो बाइट कोड्स खुद ही एक मध्यस्थी कोड है, मतलब कि इंटरमीडिएट कोड है, वो कोई सोर्स कोड तो नहीं। तो जितनी देर सोर्स कोड को कन्वर्ट करने में लगती है, उससे कहीं कम समय लगेगा बाइट कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। तो थोड़ा स्लो है इंटरप्रेटर, लेकिन ये जावा के केस में वो इतना स्लो नहीं है कि आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो लगे, या फिर आप ऐसा कहो कि वो स्लो है ही नहीं। एडिशनली जावा बाइट कोड्स आर ऑन द फ्लाई कंपाइल इनटू नेटिव कोड। अब देखो JVM में भी, JVM खुद भी जो इंटरप्रेटर है उसमें भी अंदर एक हिस्सा होता है, एक छोटा सा कंपाइलर होता है जिसको JIT कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो JIT का काम क्या है, जब JVM को बाइट कोड को कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में, तो वो JIT के ज़रिए करता है, ऑन दी फ्लाई, मतलब कि डायनेमिकली करता है। सन मतलब कि सन माइक्रो सिस्टम सप्लाइज जस्ट इन टाइम कंपाइलर फॉर बाइट कोड्स। JIT, it is a part of the JVM. It compiles bytecode into executable code in real time on a piece-by-piece demand basis. It is important to understand that it is not possible to compile an entire Java program into executable code all at once.
because Java performs various runtime checks that can be done only at runtime. JIT compiles code as needed during execution. JIT की जो मैंने आपको बात की, it is a just-in-time compiler which is a part of the JVM and it works dynamically. जब ज़रूरत पड़ती है बाइट कोड्स को कन्वर्ट करने की, तब वो बाइट कोड्स को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. ये काम होता है JIT का. ऐसा नहीं कि वो पूरा बाइट कोड्स जितने भी है वो सबको एक साथ कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं. जब जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो वो इंटरप्रेटर के अंदर रन हो रहा है, तो इंटरप्रेटर भी यही काम करता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तब कोड को कन्वर्ट करता है, फिर रन करता है. तो JIT जिस बाइट कोड को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, उसी बाइट कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा. ये मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था मेरे ख्याल से पिछले वीक कि हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. उसमें एक एनिमेटेड वीडियो भी था, उसमें ये डायग्राम शायद आपने देखा होगा. देखो ये आपका सोर्स कोड है. सोर्स कोड मतलब कि जावा का कोड, एक ऐसी फाइल की जो .java से सेव की गई है. अब ये कोड जिसमें हमारा जावा का कोड होता है, वो पहले क्या होता है, कंपाइल होता है. अब जावा का कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, जिसको हम मतलब कि जावा सी कमांड के ज़रिए हम कंपाइलर को रन करवाते हैं. कंपाइल होने के बाद जो जनरेट होता है वो होता है एक नई फाइल. आपके सोर्स कोड में से एक नई फाइल बनती है. आपके सोर्स कोड में से आपके सोर्स कोड के अनुरूप इसमें क्या होता है, बाइट कोड होता है, और इसको हम कहते हैं क्लास फाइल. ये .java फाइल होती है, ये जो बन जाती है .class फाइल. फिर ये क्लास फाइल जिसको हम बाइट कोड वाला मतलब कि बाइट कोड वाली फाइल कहते हैं, उसको रन करता है JVM. जिस पीसी में रन करना है उस पीसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुरूप JVM होगा. उसमें वो JVM रन करेगा और फिर आउटपुट प्रस्तुत करेगा क्लाइंट को. ये उसका वर्किंग है. तो ये जो यहाँ पे फाइल जनरेट होती है फ्रेंड्स, ये जो क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होती है, वो क्लास फाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं है, वो कॉमन है. मतलब उसको कहीं भी आप ले जा सकते हो और कहीं पे भी वो रन हो सकती है. केवल और केवल JVM होना चाहिए. आया समझ? सो फ्रेंड्स, today we will stop here our discussion.